हेलो गाइस। तो आज की वीडियो में हम करें जेबी गुप्ता का सॉल्यूशन। हम करेंगे ईडीसी के क्वेश्चन नंबर 181 से लेके 200 तक। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अब बीजेटी, देखो बीजेटी के लिए मैं देखो पैरामीटर दे रखे। देखो कलेक्टर करंट हमें दे रखा है 5 मिली एम्पियर। ठीक है, 5 मिली एम्पियर। और जो हमारा बेस करंट है यानी कि आई बी, बेस करंट हमें इसने दे दिया 50 माइक्रो एम्पियर। 50 माइक्रो एम्पियर। और जो हमारा कलेक्टर टू बेस लीकेज करंट है, ठीक है, लीकेज करंट या फिर जिसको सेचुरेशन करंट बोलते हैं, ये हमारा है 0.5 माइक्रो एम्पियर। ठीक है ना। हमें निकालना क्या है, बीटा निकालना है। ठीक है, तो देखो हमें, देखो अभी तक मैं स्टार्टिंग से आपको सारे रिलेशन वगैरह जो है वो डेराइव करते हुए आ रहा हूँ। ठीक है ना। अब देखो सिंपल हमें पता है, हमने डेराइव भी किया। देखो रिलेशन, ये जो कलेक्टर करंट है ये आपका होता है बीटा टाइम्स, ठीक है, देखो बीटा निकालना है इसलिए बीटा वाला रिलेशन यूज़ करेंगे। बीटा टाइम्स आपका, ठीक है, बेस करंट प्लस आपका होता था आई सी एमीटर, कॉमन एमीटर लीकेज करंट। ठीक है, और हमें पता है कि जो कॉमन एमीटर लीकेज करंट होता है सीईओ। ठीक है, बिकॉज देखो हमें कलेक्टर बेस के बीच में लीकेज करंट दे रखा है, बट हमें फॉर्मूले में क्या आता है, हमारे कलेक्टर एमीटर के बीच में आता है। तो ये रिलेशन हमने पढ़ा था। तो एक तो हमने पढ़ा था इसको 1/1 माइनस अल्फ़ा, ठीक है, 1 माइनस अल्फ़ा इंटू आपका आई सी बी नॉट। ठीक है, एक तो ये फॉर्मूला पढ़ा था। और इसी को हमने फर्दर देखो थोड़ा और सिंप्लीफाई किया था, तो हमारा आया था 1 प्लस बीटा, 1 प्लस बीटा, ठीक है, इंटू आई सी बी नॉट। क्लियर है, ये रिलेशन को हमने एक्सपेंड किया था, लास्ट क्वेश्चन में किया था। ठीक है ना, तो ये भी आपका हो गया एक। अब देखो हम सिंपल क्या करते हैं, आई सी ई ओ यानी कि जो कलेक्टर एमीटर के बीच में लीकेज करंट है उसकी वैल्यू यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो कलेक्टर करंट का फॉर्मूला बनेगा यानी आई सी का, ठीक है, वो हो जाएगा देखो सिंपल आपका बीटा टाइम्स, ठीक है, बेस करंट, ठीक है, देन प्लस यहाँ पे देखो आई सी नॉट की जगह, ठीक है, क्या लिखेंगे, सिंपल 1 प्लस बीटा। ठीक है, देन ये आपका हो जाएगा आई सी बी नॉट। यहाँ तक ठीक है हमारा। अब देखो सारी वैल्यू में पता है, सिर्फ बीटा निकालना है यहाँ से, तो सिंपल देखो बीटा को एक साथ लेते हैं। तो ये आपको देखो यहाँ पे हो जाएगा बीटा टाइम्स ऑफ आई बी। ठीक है, यहाँ पे इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये आपका आ जाएगा देखो आई सी बी नॉट, ठीक है, प्लस यहाँ से मल्टीप्लाई होगा तो बीटा टाइम्स ऑफ आई सी बी नॉट। यहाँ तक ठीक है। देखो मुझे निकालना क्या है, बीटा निकालना है ना। ठीक है, तो यहाँ से सिंपल देखो मैं क्या करता हूँ, बीटा को कॉमन लेता हूँ। बीटा जैसे कॉमन लेता हूँ, अंदर मेरा बच जाएगा देखो बेस करंट आई बी प्लस मेरा ये लीकेज वाला करंट। ठीक है, कलेक्टर टू बेस लीकेज करंट आई सी बी नॉट। क्लियर है, प्लस आपका ये आई सी बी नॉट है, ये आई सी बी नॉट। यहाँ तक ठीक है। तो मेरे को चाहिए क्या, बीटा निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से देखो सिंपल हमारा जो बीटा होगा वो क्या हो जाएगा, देखो कलेक्टर करंट, ठीक है, कलेक्टर करंट माइनस ये इस साइड आ जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो आई सी बी नॉट, ठीक है, डिवाइडेड बाय, देखो आपका सिंपल नीचे क्या बचेगा, आई बी यानी बेस करंट प्लस आपका आई सी बी नॉट यानी लीकेज करंट। यहाँ तक आपका ठीक है। अब देखो सिंपल मैं वैल्यू रखता हूँ, कलेक्टर करंट मेरा कितना है 5 मिली एम्पियर यानी 5 इंटू 10 की पावर -3। ठीक है, देन मेरा आ गया देखो माइनस आई सी बी नॉट। आई सी बी नॉट मेरा कितना है 0.5 माइक्रो एम्पियर। तो 0.5 इंटू 10 की पावर, देखो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ 10 की पावर -3 इंटू 10 की पावर -3, ये माइक्रो हो जाएगा ना। ठीक है, अब देखो डिवाइडेड बाय सिंपल देखो आई बी बेस करंट मेरा कितना है 50 माइक्रो एम्पियर, तो 50, ठीक है, इंटू सिंपल ऐसे लिख सकता हूँ देखो 10 की पावर -3 इंटू 10 की पावर-3 बिकॉज माइक्रो में दे रखा है। ठीक है, देन मेरा ये देखो प्लस आई सी बी नॉट, आई सी बी नॉट मेरे को दिया 0.5 माइक्रो एम्पियर, तो 0.5 इंटू 10 की पावर-3, ठीक है, इंटू 10 की पावर-3। यहाँ तक ठीक है आपका। अब देखो मैं क्या करूँगा सिंपल, अब देखो ऊपर से 10 की पावर-6 कॉमन लेता हूँ और नीचे से भी मैं 10 की पावर-6 कॉमन लेता हूँ। ठीक है, तो सीधा देखो मेरा ये रिलेशन बन जाएगा कुछ ऐसा, देखो 5000, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे देखो -6 कॉमन ले रहा हूँ। ठीक है, तो नीचे -3 आ जाएगा 10 की पावर-3 और वो ऊपर जाएगा तो 1000 ऊपर हो जाएगा। ठीक है, तो 5000 माइनस ये आपका हो जाएगा 0.5। ठीक है, 5000 माइनस 0.5 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे सिंपल देखो 10 की पावर-6 कॉमन लिया ना, तो नीचे आ जाएगा 50 प्लस ये आपका हो जाएगा 0.5। तो यहाँ से मैं देखो सिंपल ये मिल गया, ये आपका हो जाएगा देखो 4499। ठीक है, ये आपका 9 देन 5.5। ठीक है, बिकॉज 0.5 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और नीचे ये आपका जाएगा देखो 50.5, 50.5। ठीक है, तो इसको सिंपल डिवाइड करोगे, ये आपको वैल्यू मिल जाएगी 99, यानी आपका बीटा क्या आएगा 99, यानी कि आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। इन बीजेटी आई सी नॉट इक्वल्स टू आई सी बी नॉट इक्वल्स टू 2 माइक्रो एम्पियर, इवन अल्फा इक्वल्स टू 0.99, द वैल्यू ऑफ आई सी ई नॉट। तो देखो सिंपल हमें रिलेशन पता है ऑलरेडी। देखो जो आई सी कलेक्टर एमीटर लीकेज करंट, ठीक है, इसका रिलेशन देखो सिंस अल्फा दे रखा है तो हम अल्फा वाला रिलेशन यूज करेंगे। वो क्या होता है, देखो अभी लास्ट क्वेश्चन में बताया 1/1 माइनस अल्फा, ठीक है, मल्टीप्लाइड विथ
IC/B0, IC/B0, ठीक है। सिंपल सारी वैल्यूज़ रखते देखो, 1/, ठीक है, 1 माइनस अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 0.99, तो 0.99, ठीक है। और जो IC/B0 है, IC/B0 मेरा कितना दे रखा है 2 माइक्रो एम्पियर, तो 2 माइक्रो, ठीक है। सिंस आंसर देखो माइक्रो में दे रखा है तो उसको मैं चेंज नहीं कर रहा यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये सिंपल मेरा क्या हो जाएगा 1/, ठीक है, 0.01 इंटू ये आपका 2, तो पॉइंट को कैंसिल आउट करूँगा तो ऊपर 100 आ जाएगा। तो यहाँ से मेरे को सिंपल कितना मिल गया 200 माइक्रो एम्पियर। ये चीज़ क्लियर है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सिंपल डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। आपको बस ये रिलेशन पता होना चाहिए, ठीक है। ये अल्फा की टर्म में हो गया और बीटा की टर्म में हम जब इस रिलेशन को लिखते तो ये आता है 1+β IC/B0, ठीक है। तो देखो अगला क्वेश्चन, द कॉमन एमिटर शॉर्ट सर्किट करंट गेन बीटा ऑफ अ ट्रांजिस्टर इज। देखो जो कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक है, डिफरेंट 3 तरह के कॉन्फ़िगरेशन पड़ते हैं, कॉमन एमिटर, कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर। तो कॉमन एमिटर में जो करंट गेन होता है वो होता है बीटा, ठीक है, जिसको हम लिखते हैं सिंपल आउटपुट करंट डिवाइडेड बाय इनपुट करंट। आउटपुट हमारा कलेक्टर और इनपुट हमारा बेस, ठीक है। तो ये हमारा निकलता है बीटा का फॉर्मूला। देखो जो आपका ट्रांजिस्टर होता है तो कुछ इस तरह डिज़ाइन किया गया होता है कि जब इनिशियली, ठीक है, आप कलेक्टर करंट को बढ़ाते हो, या आपका कलेक्टर करंट या आपका बीटा, ठीक है। इनिशियली जब आप बढ़ाते हो कलेक्टर करंट को, ठीक है, तो कलेक्टर करंट जैसे मान लेते हो देखो यहाँ तक, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है सारी, ये बहुत स्मॉल वैल्यू है, ठीक है, ये हम बोल सकते हैं लो वैल्यू, ठीक है। यानी कलेक्टर करंट की ये सारी लो वैल्यू है। तो इस केस में तो आपका जो रिलेशन रहता है बीटा, ठीक है, और कलेक्टर करंट के बीच में वो डायरेक्ट रिलेशन रहता है। यानी अगर कलेक्टर करंट बढ़ेगा तो बीटा भी आपका बढ़ेगा, ठीक है। बट जब आप कलेक्टर करंट की बहुत ज़्यादा वैल्यू बढ़ा देते हो, बहुत ज़्यादा वैल्यू हो जाती है ना, तब ये रिलेशन आपका इन्वर्स रिलेशन हो जाता है। यानी किसी पर्टिकुलर एक पॉइंट के बाद आपका बीटा क्या होता है कम होने लग जाता है। आप कलेक्टर करंट तो देखो अभी भी बढ़ा रहे हो, यहाँ पे देखो कलेक्टर करंट तो आप अभी भी बढ़ा रहे हो, ठीक है, बट बीटा आपका क्या हो रहा है कम होते जा रहा है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि जब भी आपकी कलेक्टर करंट की लो वैल्यू होती है, कम वैल्यू पे ये तो इंक्रीज होता है, ठीक है, बट एक पर्टिकुलर ऐसा पॉइंट मिलेगा आपको, उसके बाद क्या होगा आपका बीटा डिक्रीज होने लग जाता है जब भी आप कलेक्टर करंट को इंक्रीज करोगे तो भी, ठीक है। तो क्या बोलेंगे रीचेस अ मैक्सिमम वैल्यू देन डिक्रीज विथ फर्दर इंक्रीज इन द कलेक्टर करंट, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। द आउटपुट इम्पेडेंस ऑफ अ बीजेटी अंडर कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो देखो एक आपका कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन से पूछते क्वेश्चन, एक कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन से पूछते हैं, एक कॉमन कलेक्टर, ठीक है। इन तीनों कॉन्फ़िगरेशन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है। तो देखो कौन से होते हैं, देखो ये सारा आपके क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। इनपुट इम्पेडेंस, आउटपुट इम्पेडेंस, करंट गेन, वोल्टेज गेन, फेज शिफ्ट, पावर गेन और एप्लीकेशन, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन कॉमन बेस से पूछता है, कॉमन एमिटर से पूछता है और कॉमन कलेक्टर से पूछता है। जैसे इसी क्वेश्चन को ले लो, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या बोला कि आउटपुट इम्पेडेंस किसका कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, तो ये रहा हमारा कॉमन कलेक्टर, ठीक है। तो मैं आउटपुट इम्पेडेंस, ये रहा इसका आउटपुट इम्पेडेंस कैसा होता है लो। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। क्लियर है। तो ऐसे ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब जैसे देखो अगला क्वेश्चन देखो, इन कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर द वोल्टेज गेन इज, ठीक है, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। क्या पूछा है वोल्टेज गेन पूछा है, ठीक है ना। तो अभी देखते देखो वोल्टेज गेन क्या होता है, कॉमन कलेक्टर ये रहा, वोल्टेज गेन आपका ये रहा, ठीक है। तो वोल्टेज गेन कैसा होता है लो वोल्टेज गेन होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा वोल्टेज गेन लो, यानी कि बी ऑप्शन। व्हेन द ट्रांजिस्टर इज कनेक्टेड इन कॉमन एमिटर मोड, ठीक है, हम किससे कनेक्ट कर रहे हैं कॉमन एमिटर मोड में कनेक्ट कर रहे हैं। और देखो क्या पूछा रेजिस्टेंस से रिलेटेड है, ठीक है। तो कॉमन एमिटर में चेक करो, ये रहा कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब इसमें देखो इनपुट इम्पेडेंस तो क्या होता है आपका मीडियम, ठीक है, और जो आउटपुट इम्पेडेंस होता है वो क्या होता है हाई होता है। देख भी सकते हो 45 किलो ओम, अप्रॉक्सीमेट 45 किलो ओम, यानी कि बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और मीडियम होता है इसका इनपुट, ठीक है। तो हम सिंपल क्या लिखेंगे कि जो इनपुट है दैट इनपुट, ठीक है, ये तो हमारा होता है मीडियम, मीडियम, ठीक है। और जो हमारा आउटपुट इम्पेडेंस है जेड आउट इम्पोर्टेंस, ठीक है, ये हमारा हाई होता है। और वैल्यू मैंने बता दी अप्रॉक्सीमेट कितनी होती है, इसकी होती है 750, इनपुट की 750 ओम और आउटपुट की 45 किलो ओम, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा मीडियम इनपुट रेजिस्टेंस, ठीक है, एंड आउटपुट हाई आउटपुट रेजिस्टेंस, ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। ये चीज़ क्लियर है। ये पूरी टेबल आपको याद रखनी है, ठीक है ना, पर देख लेना एग्जाम देने से जाने से पहले, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये टेबल आपके लिए। द रिवर्स बायस ब्रेक डाउन ऑफ हाई स्पीड सिलिकॉन ट्रांजिस्टर इज ड्यू टू, अब जरा समझना इसको, देखो ट्रांजिस्टर की बात की है, ठीक है ना। तो ट्रांजिस्टर आपका देखो
3 टर्मिनल होते हैं। ये आपका हो जाएगा देखो एमीटर, ठीक है, ये छोटा सा आपका बेस और ये सबसे बड़ा कलेक्टर। एमीटर हो गया, बेस हो गया, कलेक्टर हो गया, ठीक है। अब इसका बेसिक आइडिया में ऑलरेडी है कि जो एमीटर है ये आपका हैविली डोप्ड होता है, और जो आपका कलेक्टर रीजन होता है ये आपका मॉडरेटली डोप होता है, यानी मॉडरेट, ठीक है, मॉडरेट यानी ना कम ना ज़्यादा, मॉडरेट डोप्ड। यहाँ तक ठीक है। जंक्शन हमारे दो बनते हैं, एक आपका ये वाला बनता है, एक यहाँ पे बनता है, ठीक है ना। तो इस जंक्शन को हम बोलते हैं, ठीक है, एमिटर टू बेस, ठीक है, इसको बोलते हैं कलेक्टर टू बेस। यहाँ तक ठीक है, दो जंक्शन बनते हैं। अब देखो ऑप्शन में दे रखा है एवलेंस ब्रेकडाउन और जीनर ब्रेकडाउन की बात कर रहा है, ठीक है ना। अब देखो पहला ब्रेकडाउन देते हैं हमारा, जैसे है एवलेंस ब्रेकडाउन। अब देखो स्टार्टिंग से मैं आपको समझाते हुआ एवलेंस ब्रेकडाउन कैसे होता है वगैरह, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। तो अब हमें पता है कि एवलेंस ब्रेकडाउन होता है आपके नॉर्मल डोपिंग पे। नॉर्मल डोपिंग यानी जब आपका ट्रांजिस्टर नॉर्मल डोपिंग होता है, या फिर जो डायोड होता है उसमें अगर डोपिंग आपने नॉर्मल की है तब आपका एवलेंस ब्रेकडाउन होता है उसमें, ठीक है। और दूसरा जब मैंने बताया था कि जो जीनर ब्रेकडाउन है ये आपका होता है हैविली डोपिंग में, ठीक है। अगर अपने हाईली डोप किया है, ठीक है, हाईली डोपिंग की है, तो आपका कौन सा ब्रेकडाउन होगा, जीनर ब्रेकडाउन होगा, ठीक है, हाईली डोपिंग। ये बेसिक हमें ऑलरेडी पता है, क्लियर है चीज़। तो यहाँ पे देखो एमीटर आपका हैविली डोप्ड है, तो हैविली डोप्ड है तो यहाँ से क्या समझते हो कि जो एमीटर बेस जंक्शन होगा, ठीक है, ये वाला जो एमीटर बेस जंक्शन है, बिकॉज देखो एमीटर क्या है, बहुत हैविली डोप्ड है, और बेस तो हमारा लाइटली डोप्ड है, क्लियर है। तो इस हिसाब से क्या पता चला कि जो हमारा एमीटर टू बेस जंक्शन है, ए ई बी, एमीटर टू बेस जंक्शन है, ठीक है, ये कैसा एक तरह से जंक्शन हुआ, हाईली डोप्ड हो गया, ठीक है, हाईली डोप, बिकॉज ये एमीटर से बन रहा है ना, ठीक है, एमीटर और बेस के बीच में। और दूसरा अगर मैं जंक्शन देखता हूँ कौन सा है, कलेक्टर टू बेस, कलेक्टर टू बेस, तो इसमें तो देखो मॉडरेट डोपिंग है। मॉडरेट मतलब ना कम ना ज़्यादा, यानी कि ये वाला जो जंक्शन है यहाँ पे जो बनेगा, ठीक है, कि डोपिंग कैसी है, मॉडरेट है, ठीक है। मॉडरेट को मतलब बोल सकते हैं हम नॉर्मल डोपिंग है इसकी, नॉर्मल डोपिंग है, क्लियर है, नॉर्मल डोप। यहाँ तक ठीक है। अब हमें पता है कि अगर हाईली डोप्ड होगा तो हमारा जीनर ब्रेकडाउन होगा, जीनर ब्रेकडाउन होगा, ठीक है। और अगर हमारा नॉर्मली डोप्ड है तो हमारे कैसा होगा ब्रेकडाउन, आपका हो जाएगा एवेलेंशियल ब्रेकडाउन। तो यहाँ से क्या समझे कि एमीटर बेस्ड जंक्शन है उस पर तो होगा जीनर ब्रेकडाउन, और कलेक्टर बेस्ड जंक्शन पे एवेलेंशियल ब्रेकडाउन। क्लियर है चीज़। तो पहला ऑप्शन पढ़ो, एवेलेंशियल ब्रेकडाउन मैकेनिज्म एट बोथ द जंक्शन, ये तो गलत हो गया, ठीक है, ये बोल रहा है कि दोनों जंक्शन पे एवेलेंशियल ब्रेकडाउन होगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। जीनर ब्रेकडाउन मैकेनिज्म एट बोथ द जंक्शन, ये भी गलत हो गया। जीनर ब्रेकडाउन मैकेनिज्म एट बेस कलेक्टर रीजन, ये बोल रहा है कि बेस कलेक्टर पे, ठीक है, बेस कलेक्टर मतलब ये वाला JCB, ठीक है, ये बोल रहा है ये वाला रीजन पे हमारा जीनर ब्रेकडाउन होगा, जबकि होगा क्या, एवेलेंशियल होगा, यानी ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। फोर्थ पढ़ो, जीनर ब्रेकडाउन मैकेनिज्म एट बेस एमिटर जंक्शन, तो एकदम सही है, बेस एमिटर जंक्शन पे हमारा हाईली डोप्ड है, ठीक है, तो हाईली डोपिंग होने की वजह से जीनर ब्रेकडाउन होगा वहाँ पे, तो सही बोल रहा है। दूसरा इसने बोला देखो एवेलेंशियल ब्रेकडाउन मैकेनिज्म एट बेस कलेक्टर रीजन, तो बेस कलेक्टर रीजन हमारा नॉर्मली डोप्ड है, तो नॉर्मली डोप्ड है तो वहाँ पे क्या होगा, एवेलेंशियल ब्रेकडाउन होगा, यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू फॉर एच पैरामीटर ऑफ ट्रांजिस्टर। अब देखो आप जब टू पोर्ट नेटवर्क पढ़ते हो तो उसमें आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पैरामीटर्स पढ़ते हो, ठीक है, जैसे कि देखो आपका जेड पैरामीटर, वाई पैरामीटर, एच पैरामीटर, ABCD पैरामीटर, ठीक है, जी पैरामीटर, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट आपके पैरामीटर होते हैं। तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि हम एच पैरामीटर को ही ट्रांजिस्टर की जब करते हो स्टडी उसमें यूज़ क्यों करते हो, कि एच पैरामीटर क्यों क्यों करते हो, बाकी को क्यों नहीं करते, ये पूछा है, ठीक है। तो देखो जो एच पैरामीटर होते हैं, अब देखो यहाँ पे जो एच है ना इसका मतलब होता है हाइब्रिड, यानी कि इसमें वोल्टेज और करंट दोनों आ रहा है, ठीक है चीज़। अब देखो इसकी जब इक्वेशन लिखते हो, ठीक है, ट्रांजिस्टर के लिए, तो देखो ये होती है V1 इक्वल्स टू HI मतलब इनपुट आपका, ठीक है ना, इनपुट रेजिस्टेंस, ये आपका हो जाएगा HI इंटू I1 प्लस ये आपका हो जाएगा HF इंटू V2। यहाँ पे HF क्या आपका फॉरवर्ड करंट गेन, सेकंड आपका रहती है, ठीक है, ये तो पहली इक्वेशन हो गई। दूसरी आपकी होती है देखो I2 इक्वल्स टू ये आपका हो गया HR, ठीक है, HR होता है रिवर्स वोल्टेज गेन, ठीक है, देन आपका I1 प्लस ये आपका हो जाएगा H0 इंटू V2। H0 आपका हो जाएगा आउटपुट कंडक्टेंस, ठीक है, ये आपकी रहती है इक्वेशन। तो ये सब आपके नाम भी आपको पता होने चाहिए, ठीक है, कि HI क्या होता है, HF क्या होता है, HR क्या होता है और H0 क्या होता है, क्लियर है चीज़। और इसी को देखो अगर मैट्रिक्स फॉर्म में हम लिखेंगे तो कैसा हो जाएगी इक्वेशन, मैट्रिक्स में देखो हो जाएगी सिंपल V1 अपॉन I2, ठीक है, V1 अपॉन I2, ये आपकी मैट्रिक्स हो गई इक्वल्स टू, यहाँ पे ये आ जाएगा सिंपल H1HI, ठीक है, देन ये आपका HF और ये आपका HR और ये आपका H0, ठीक है, देन यहाँ पे ये आ जाएगा सिंपल
I1 या I1 डिवाइडेड बाय यहाँ पे सिंपल V2, ठीक है। ये आपकी पूरी मैट्रिक्स बन जाएगी, क्लियर है। मैट्रिक्स फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए। अब देखो इसकी जो कुछ प्रॉपर्टीज होती है आपके एच पैरामीटर की, ठीक है, उनको आप लिख सकते हो। देखो ये जो आपके पैरामीटर्स होते हैं एच आई, ठीक है, एच एफ, एच आर और एच नॉट, ठीक है, जो चारों जो पैरामीटर है, क्लियर है, ये चारों पैरामीटर बेसिकली रियल नंबर होते हैं, ठीक है, रियल नंबर, ठीक है, रियल नंबर एट ऑडियो फ्रीक्वेंसी। ये इसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, एच पैरामीटर की। अब देखो जो दूसरा, ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी होती है इसकी कि ये जो कैलकुलेट करने इनको, ठीक है, इन पैरामीटर्स को कैलकुलेट करना बहुत ईजी रहता है। ईजी कैसे रहता है, देखो सिंपल, एक तो जो आपका जो ट्रांजिस्टर, जो भी आप ट्रांजिस्टर पे काम कर रहे हो, ठीक है, अगर उस ट्रांजिस्टर की आप कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ कर दो, ठीक है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक से आप निकाल सकते हो ये सारे पैरामीटर्स। एक तो ये तरीका होता है। दूसरा तरीका होता है कि आप जैसे देखो ये वोल्टेज, ठीक है, और ये करंट, इन दोनों की वैल्यू, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कई लैब में आप परफॉर्म कर रहे हो, तो इन वोल्टेज और करंट की वैल्यू चेंज करके आप सिंपल ये जो पैरामीटर्स है ये सारे आप एक्सपेरिमेंट करके सारे निकाल सकते हो, ठीक है। तो दो तरीके होते हैं निकालने के। एक तो सिंपल ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक से, एंड दूसरा आपका होता है वोल्टेज एंड करंट की मदद से, ठीक है। वोल्टेज एंड करंट वाला ही कौन सा हो गया, ये एक एक्सपेरिमेंटल तरीका हो गया, ठीक है। इनकी इनकी वैल्यू लैब में आप चेंज वेंज करके पैरामीटर इजीली निकाल सकते हो किसी भी ट्रांजिस्टर के, ठीक है ना। तो ये एक तरह से इनको बोल सकते हैं ये एक्सपेरिमेंटल हो गए। तो दो तरीके, एक तो आपका है ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक, एक है आपका एक्सपेरिमेंटल, ठीक है। अब देखो तीसरा इसका प्रॉपर्टी होती है, ये जो एच पैरामीटर होते हैं, ठीक है, ये टेम्परेचर के साथ बहुत ईजिली वेरी हो जाते हैं। इनको लिखेंगे कि वेरी विथ टेम्परेचर। और देखो 4.8 लिख सकते हो कि जो आपके जो एच पैरामीटर होते हैं ना, ये आपके लो फ्रीक्वेंसी के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। हम यूज़ फॉर लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स, स्मॉल सिग्नल्स एनालिसिस, क्लियर है। तो ये आपके होते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट एच पैरामीटर से रिलेटेड, ठीक है। तो पहला इसने क्या बोला, देखो दे आर रियल एट ऑडियो फ्रीक्वेंसी, तो एकदम सही है ये पॉइंट, ठीक है, यानी कि ये रियल नंबर होते हैं बेसिकली किसी भी फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है ना। दूसरा है दे आर इजी टू मेजर, तो एकदम सही है, उनको बहुत ईजिली हम मेजर कर सकते हैं, क्लियर है। फोर्थ है, तीसरा है आपका, देखो दे वेरी वाइडली विद द टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर के साथ वो बहुत ईजिली वेरी हो जाते हैं। देखो आपका जो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसमें हमें भी पता है कि लीकेज करंट फ्लो होता है, लीकेज करंट फ्लो होता है टेम्परेचर की वजह से, ठीक है। तो अगर टेम्परेचर में वेरिएशन होगा तो आपकी जो पैरामीटर्स है उनमें भी तो वेरिएशन होना चाहिए, तभी तो आप वो पैरामीटर यूज़ कर सकते हो। अगर आप देखो आपने ऐसे पैरामीटर ले लिए, ठीक है, जो टेम्परेचर के साथ आपके वेरी ही नहीं हो रहे, और आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस टेम्परेचर से बहुत सेंसिटिव होती है, तो टेम्परेचर में थोड़ा सा चेंज हो गया, लीकेज करंट चेंज हो जाएगा, और पूरा आउटपुट वगैरह सारी चीज़ें हमारी चेंज हो जाती है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे पैरामीटर यूज़ करते हैं जो आपके टेम्परेचर के साथ उनकी वैल्यू भी चेंज हो, जिससे हमें क्या होगा, एक सही आउटपुट मिलेगा आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का, क्लियर है। सिंस आपके एच पैरामीटर में देखो वोल्टेज और करंट दोनों आ जाता है, वरना नॉर्मली देखो जेड पैरामीटर ले लो, वाई पैरामीटर ले लो, जेड पैरामीटर जब लेते हो तो उसमें वोल्टेज आ जाता है सिर्फ, वाई पैरामीटर में आपका सिर्फ करंट आ जाता है, बट जो एच पैरामीटर हाइब्रिड उसमें वोल्टेज और करंट दोनों आते हैं, क्लियर है। तो उसकी वजह से यानी वोल्टेज और करंट दोनों चीज़ें, तो दोनों की मदद से हम इसके जो पैरामीटर्स की वैल्यू है वो बहुत ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं, क्लियर है चीज़ें। तो हम क्या बोलेंगे कि तीनों पॉइंट आपके क्या है, करेक्ट है। तो देखो अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, यानी कौन सा करेक्ट नहीं है पूछा है, ठीक है। तो देखो पहला पॉइंट क्या है, वैल्यूज ऑफ एच पैरामीटर कैन नॉट बी ऑप्टेन फ्रॉम ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक। ये क्या बोला कि ऑप्टेन नहीं कर सकते हम ट्रांजिस्टर की कैरेक्टरिस्टिक से, बट ये तो मैंने अभी बताया कि कर सकते हैं, ठीक है। दो तरीके होते हैं, एक तो ट्रांजिस्टर की कैरेक्टरिस्टिक से निकाल दो, या फिर वोल्टेज और करंट की मदद से निकाल दो, ठीक है। तो पहला पॉइंट ही हमारा क्या है, नॉट करेक्ट है। बाकी देखो सारे करेक्ट है। वैल्यूज डिपेंड ऑन ट्रांजिस्टर कन्फिग्रेशन, यानी आप कॉमन बेस यूज़ कर रहे हो, कॉमन कलेक्टर यूज़ कर रहे हो, या फिर कॉमन एमिटर यूज़ कर रहे हो, उनके अकॉर्डिंग उनके जो पैरामीटर्स हैं, ठीक है, 4 पैरामीटर होते हैं, उनके वैल्यू वेरी होगी, ठीक है ना। वैल्यूज डिपेंड ऑन ऑपरेटिंग पॉइंट, तो ये भी सही है, ठीक है। ऑपरेटिंग पॉइंट जो इनको हम क्यू पॉइंट बोलते हैं, ठीक है, डीसी लोड लाइन जब ड्रॉ करते हैं उसमें ऑपरेटिंग पॉइंट भी वो शिफ्ट होता है, ठीक है ना। दे आर 4 इन नंबर, तो एकदम सही है, 4 होते हैं, ठीक है। अभी भी लिखवाया मैंने, एच आई होता है, एच एफ होता है, एच आर होता है और एच नॉट होता है। ए ऑप्शन इस केस में आपका करेक्ट हो जाएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द एच पैरामीटर ऑफ ए बीजेटी इज, ठीक है, कोई भी बीजेटी का जो एच पैरामीटर होता है वो क्या क्या है, ठीक है। तो पहला देखो रिप्रेजेंट द इनपुट रेजिस्टेंस, तो एकदम सही है, इनपुट रेजिस्टेंस रिप्रेजेंट करता है एच आई, ठीक है। आउटपुट कंडक्टेंस, तो एकदम सही है, एच नॉट रिप्रेजेंट करता है। करंट गेन, ठीक है, करंट गेन भी दो होते हैं इसमें, देखो करंट गेन एक होता है, सॉरी एक दूसरा वोल्टेज गेन होता है, ठीक है। तो करंट गेन हमारा कौन सा होता है इसमें, ये आपका होता है एच एफ, ठीक है, फॉरवर्ड करंट गेन। एक होता है आपका एच आर, वो आपका होता है रिवर्स वोल्टेज गेन, क्लियर है। तो पहला पॉइंट तो एकदम सही है। दूसरा देखो कैन बी इजीली मेजर्ड इन द लेबोरेटरी, तो एकदम सही है, बहुत इजीली मेजर कर सकते हो वोल्टेज और करंट की मदद से।
ठीक है, वोल्टेज और करंट की मदद से बहुत इजीली आप लैब में इनको मेजर कर सकते हो। कैन बी यूज इन सर्किट एनालिसिस ओवर अ वाइड रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी। बट अभी मैंने आपको बताया कि जो एच पैरामीटर है वो आपके किस लिए यूज करते हो आप, लो फ्रीक्वेंसी के लिए और स्मॉल सिग्नल के लिए। बट ये तो क्या बोल रहा है, वाइड रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो ये तो आपका गलत हो गया। ठीक है, वाइड रेंज के लिए नहीं करते, सिर्फ लो फ्रीक्वेंसी के लिए। क्लियर है। फोर्थ आपका क्या है, कॉन्स्टिट्यूट अ सिंपल स्मॉल सिग्नल मॉडल फॉर इजी सर्किट एनालिसिस एट लो फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, तो ये एकदम सही है, लो फ्रीक्वेंसी के लिए यूज करते हैं और स्मॉल सिग्नल के लिए यूज करते हैं। यानी फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ आपका करेक्ट है। आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। द फॉलोइंग सर्किट एज अ सोर्स वी एस एज शोन इन द ग्राफ। द करंट थ्रू द सर्किट इज ऑल्सो शोन। द एलिमेंट कनेक्टेड बिटवीन ए और बी, यानी ए और बी के बीच में जो हमारा एलिमेंट कनेक्टेड है, ये कौन सा एलिमेंट है ये बताना है। ठीक है ना। हमें देखो वोल्टेज सोर्स यानी वी एस की वेव फॉर्म दे रखी है और हमारे करंट की भी हमें वेव फॉर्म दे रखी है, यहाँ तक ठीक है। अब देखो ये जो वेव फॉर्म है ये कुछ ऐसे दे रखी है। देखो देखो जब आपका वोल्टेज जीरो है, यहाँ पे देखो वोल्टेज का मैग्नीट्यूड जीरो है। ठीक है, तब आपका करंट भी क्या है, जीरो है। ठीक है, नहीं वोल्टेज जीरो तब आपका करंट भी जीरो। क्लियर है। देखो वोल्टेज जैसे जैसे आप बढ़ा रहे हो, ठीक है, वोल्टेज को आप इंक्रीज कर रहे हो, या आपके वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है, तो आपका देखो करंट भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, करंट भी आपका इंक्रीज हो रहा है। वोल्टेज एक फिक्स कांस्टेंट वैल्यू मिल गई। ठीक है, एक कांस्टेंट हो गया आपका वोल्टेज, तो इस केस में देखो आपका करंट भी कांस्टेंट हो गया। ठीक है, करंट भी आपका कांस्टेंट हो गया सेम प्रोपोर्शन में। ठीक है, ये भी 10 वोल्ट, ये आपका 1 एम्पियर, 1 मिली एम्पियर। ठीक है ये चीज़। अब देखो जब आप वोल्टेज को डिक्रीज कर रहे हो, ये वोल्टेज आप डिक्रीज कर रहे हो, ठीक है, इस पॉइंट पे आपके जीरो हो गया। देखो हमारा करंट भी डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो गया, डिक्रीज हो गया। ठीक है, यहाँ पे आ गया। अब देखो करंट आप नेगेटिव, वोल्टेज आप नेगेटिव में बढ़ाने लग गए। ठीक है, वोल्टेज आप नेगेटिव में बढ़ाने लग गए, तो इनिशियली तो करंट जो है वो एक बार तो हमारा नेगेटिव में गया। नेगेटिव में कहाँ तक गया, जितना पॉजिटिव में मैक्सिमम वैल्यू थी ना, कितनी थी, 1 मिली एम्पियर। तो नेगेटिव में भी एक बार कितना गया, माइनस का 1 मिली एम्पियर गया। ठीक है, फिर देखो धीरे धीरे वो सीधा जीरो होने लग गया। ठीक है, और ये आप पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आके जीरो हो गया। ठीक है, देन देखो जब आप वोल्टेज नेगेटिव दे रहे हो, ठीक है, वोल्टेज नेगेटिव का है, तब आपका करंट देखो जीरो है, करंट जीरो हो गया। ठीक है, देन देखो यहाँ पे आप वोल्टेज आए, ठीक है, पॉजिटिव वोल्टेज आए। अब देखो यहाँ पे हमारा क्या है, वोल्टेज जीरो है, ये पूरी जीरो वाली लाइन है, यानी वोल्टेज हमारा जीरो है तो करंट भी हमारा देखो जीरो हो गया। ये चीज़ क्लियर है। तो ये ऐसा किस में होता है, ऐसा आपका होता है डायोड में। आपने देखा भी होगा डायोड में क्या होता है, सिंपल देखो दो केस होते हैं डायोड में। ठीक है, अगर आपका फॉरवर्ड बाइस्ड होता है, ठीक है, डायोड फॉरवर्ड बाइस्ड होता है, आइडियल केस की बात करें, ठीक है, तो हम उसको रिप्लेस कर देते हैं शॉर्ट सर्किट से। और शॉर्ट सर्किट में सिंपल क्या होता है, आपका करंट आपका जीरो नहीं होता। ठीक है, करंट आपका फ्लो होता है, यानी करंट हमारा जीरो नहीं होगा। ठीक है, अब जब आप रिवर्स बायस की बात करते हो, रिवर्स बायस की, ठीक है, तो रिवर्स बायस में सिंपल क्या हो जाता है, ओपन सर्किट हो जाता है। अब ओपन सर्किट में हमारा क्या होना चाहिए था, करंट क्या होना चाहिए था, जीरो होना चाहिए था। बट इसमें क्या होता है, आपका करंट एकदम से जीरो नहीं होता। ठीक है, कुछ कुछ टाइम लेगा ना उसको। जैसे हम क्या पढ़ते हैं, टर्न ऑन टाइम पढ़ते हैं और टर्न ऑफ टाइम पढ़ते हैं डायोड में। ठीक है, स्टार्टिंग से देखो मैं आपको ये सब चीज़ें बताते हुए आ रहा हूँ कि देखो जब भी आपका डायोड रिवर्स बायस से फॉरवर्ड बायस में जाता है या फिर फॉरवर्ड बायस से रिवर्स बायस में जाता है, तो वो एकदम इंस्टेंटली नहीं चला जाता। ठीक है, आपने जैसे जैसे नॉर्मल कोई डायोड है, ठीक है, मान लेते कोई हमारा डायोड ही ऐसा, ठीक है, आपने क्या किया, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव दे दी। ठीक है, तो चलो डायोड काम कर रहा था एकदम सही से, कोई प्रॉब्लम नहीं। एकदम से आपने क्या किया, बैटरी की पॉलरिटी चेंज कर दी, ये माइनस कर दिया, एकदम से प्लस कर दिया। तो अब ऐसा तो नहीं है कि एकदम से करंट जीरो हो जाएगा, टाइम लगेगा ना उसको। ठीक है, एकदम से कभी भी करंट जीरो नहीं होता, उसको थोड़ा टाइम लगता है। क्लियर है चीज़। तो यहीं पे यहाँ पे जो ये टाइम है ना, यहाँ पे जो करंट को जीरो होने में जो टाइम लग रहा है, ठीक है, यहाँ पे ये करंट को जो जीरो होने में टाइम लग रहा है, ठीक है, यही आपका वो वाला टाइम है। इसको हम बोल सकते हैं टर्न ऑफ टाइम, यानी बंद होने में जितना डायोड को टाइम लगता है। क्लियर है चीज़। तो यहाँ से सिंपल क्या हो जाएगा रिवर्स बायस में, कि करंट जो आपका है, ठीक है, लिख सकते हैं कि बट करंट डज नॉट बिकम ज़ीरो इंस्टेंटली। ठीक है, एकदम हाथों हाथ आपकी करंट जीरो नहीं होती जब आप फॉरवर्ड बायस से रिवर्स बायस में जाते हो। क्लियर है। और जब आप रिवर्स बायस से फॉरवर्ड बायस में जाते हो तब भी आपका डायोड एकदम से ऑन नहीं होता, उसको कुछ टाइम लगता है ऑन होने में। क्लियर है चीज़। तो आपका ये जो ए बी एलिमेंट है ये क्या होगा, सिंपल ये आपका एक डायोड होगा। क्लियर है चीज़। आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, यानी कौन सा करेक्ट नहीं है ये पूछा है। ठीक है ना। पहला पॉइंट देखो, रिवर्स सैचुरेशन करंट इन अ बीजेटी अप्रोक्सीमेटली डबल्स फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर। तो एकदम सही पॉइंट है। ठीक है, सारे पॉइंट मैंने आपको लिखवा रखे। अभी देखो सिंपल क्या बोल रहा है कि अगर 10 डिग्री सेल्सियस आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो जो आपका लीकेज करंट होता है, ठीक है, तो लीकेज करंट होता है ये आपका क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। ठीक है, लीकेज करंट हमारा हो जाता है डबल। तो पहला पॉइंट तो हमारा सही है, इसने पूछा है नॉट करेक्ट। ठीक है, अब देखो सी वाला पॉइंट देखो, रिवर्स सैचुरेशन करंट ऑफ अ सिलिकॉन डायोड इज मच स्मॉलर देन दैट ऑफ जर्मेनियम डायोड।
तो ये भी मैंने आपको लिखवाया था कि जो रिवर्स लीकेज करंट होता है, ठीक है, IC नॉट इसका सिलिकॉन का, ठीक है, ये बहुत कम होता है कंपेयर टू आपके जर्मेनियम का, रिवर्स लीकेज करंट ऑफ जर्मेनियम, ठीक है। इसको हम लेते हैं नैनो एम्पियर में, ठीक है, और ये हमारा होता है माइक्रो एम्पियर में। क्लियर है। तीसरा पॉइंट एक और लिखते हैं, देखो जो कट इन वोल्टेज होता है, कि ये भी मैंने आपको लिखवाया था, जो सिलिकॉन का होता है कट इन वोल्टेज वो ज़्यादा होता है कंपेयर टू कट इन वोल्टेज ऑफ जर्मेनियम। और कट इन वोल्टेज क्या होता है, वो वाला वोल्टेज जो आपको चाहिए डायोड को ऑन करने के लिए, ठीक है। सिलिकॉन के लिए होता है 0.7 वोल्ट, 0.7 वोल्ट, और जर्मेनियम के लिए होता है 0.2 वोल्ट। क्लियर है। तो ये आपके हो गए, ठीक है। तो पहला इसमें से करेक्ट है, तीसरा करेक्ट है, और चौथा करेक्ट है, ठीक है। ये आपका हो गया नॉट करेक्ट, बिकॉज देखो जो रिवर्स रेजिस्टेंस होता है वो आपके टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। क्लियर है चीज़। तो आपका नॉट करेक्ट पूछा था, तो बी ऑप्शन आपका नॉट करेक्ट हो गया। क्लियर है। व्हेन द ट्रांजिस्टर इज यूज्ड इन स्विचिंग मोड देन व्हाट इज द टर्न ऑन टाइम, यानी जब आपका जो ट्रांजिस्टर है वो स्विचिंग मोड में है तो टर्न ऑन टाइम क्या होता है, ठीक है। सेम चीज़ है, देखो अगर आप डायोड को या फिर कोई भी ट्रांजिस्टर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ऑन कर रहे हो, ठीक है, तो वो एकदम से ऑन नहीं हो जाती, उसको कुछ टाइम लगता है, ठीक है, कुछ टाइम लगेगा, और उसी टाइम को हम क्या बोलते हैं, टर्न ऑन टाइम बोलते हैं, ठीक है, टर्न ऑन टाइम बोलते हैं। कि ऑन होने में जितना टाइम लगता है, ठीक है, सप्लाई तो हमने दे दी बट डिवाइस एकदम से ऑन नहीं होता, उसको ऑन होने में टाइम लगता है। अब इसी टर्न ऑन टाइम को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहला हो गया कि डिले टाइम, यानी वो सिग्नल को बेसिकली आपके डिवाइस तक पहुंचने में जो टाइम लगा वो डिले टाइम हो गया, ठीक है। फिर क्या होगा, धीरे धीरे एकदम वो चालू होगा ना डिवाइस, एकदम से स्टार्ट नहीं होगा, तो वो हो गया धीरे धीरे, यानी कि राइज टाइम, धीरे धीरे स्टार्ट होगा, ठीक है, धीरे धीरे बढ़ेगा वो, तो वो हो गया राइज टाइम। अगर ये यहाँ पे टर्न ऑफ टाइम होता तो यहाँ पे राइज की जगह क्या आता, फॉल टाइम आ जाता, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा टर्न ऑन टाइम का फॉर्मूला। अब देखो यहीं पे अगर टर्न ऑफ टाइम समझाओ, टर्न ऑफ, अब टर्न ऑफ मतलब आपने इनपुट हटा दिया, ठीक है, इनपुट तो आपने हटा दिया, अब डिवाइस एकदम से ऑफ नहीं होगी। डिवाइस में देखो जितने भी आपके चार्ज वगैरह जो स्टोर है, ठीक है, उन चार्ज को सबको क्या करना पड़ेगा, पहले रिमूव होना पड़ेगा, तभी तो डिवाइस पूरी ऑफ होगी, बिकॉज उसमें चार्ज स्टोर होंगे ना आपके डिवाइस में, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में। तो सिंपल क्या बोलेंगे कि जो स्टोरेज टाइम है, ठीक है, जो भी स्टोरेज टाइम है वो वाला आपका एक तो, ठीक है, उसको जो चार्ज स्टोर है उनको रिमूव करने में जो टाइम लगेगा वो स्टोरेज टाइम हो गया, ठीक है। दूसरा आपका हो जाएगा फॉल टाइम, फॉल टाइम, यहाँ पे जैसे राइज टाइम था, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा फॉल टाइम। तो ये आपका होता है टर्न ऑफ टाइम, ठीक है, यानी डिवाइस को ऑफ होने में जितना टाइम लगता है वो टर्न ऑफ टाइम, और डिवाइस को ऑन होने में जितना टाइम लगता है वो आपका टर्न ऑन टाइम, ठीक है। दोनों फॉर्मूला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें टर्न ऑन टाइम पूछा है तो आपका हो जाएगा सम ऑफ डिले टाइम एंड राइज टाइम। क्लियर है, यानी ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर फॉर अ ट्रांजिस्टर टर्न ऑफ टाइम इज, टर्न ऑफ टाइम क्या हो जाएगा, सिंपल सम ऑफ स्टोरेज टाइम एंड फॉल टाइम। क्लियर है चीज़। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर। फिगर शोज अ कंपोजिट स्विच consisting of a power transistor BJT in series with a diode, assuming that the transistor switch and the diode are ideal, यानी दोनों ही आपके आइडियल है, ठीक है। द IV कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कंपोजिट स्विचेस, हमें क्या बतानी है, IV कैरेक्टरिस्टिक बतानी है इनकी, ठीक है ना। अब देखो सिंस हमारे जो डायोड और ये दोनों आइडियल है, तो देखो हमें पता है जब आपका डायोड आइडियल होता है, ठीक है, जब आपका डायोड आइडियल होता है तो उसका जो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस होता है वो आपका जीरो होता है, ठीक है। अब सिंस फॉरवर्ड रेजिस्टेंस जीरो होता है और जो हमारा डायोड है, डायोड में आपका जो करंट है, ठीक है, करंट जो होता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ठीक है, करंट नेवर नेगेटिव, नेवर बी नेगेटिव, ठीक है, करंट कभी भी आपका नेगेटिव नहीं होता। बिकॉज देखो नेगेटिव का मतलब क्या, देखो जब फॉरवर्ड बाइज आप रखते हो तो सिंस आइडियल डायोड है तो सिंपल वो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है, जिससे करंट फ्लो हो जाएगा। बट जब आप रिवर्स बाइस की बात करोगे, ठीक है, जब आप रिवर्स बाइस की बात करोगे तो ओपन सर्किट होगा, और ओपन सर्किट में आपका करंट जीरो होगा, ठीक है, करंट सिंपल आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ तक ठीक है आपका। और सिंस इसमें देखो रिवर्स बायस में सिंपल हम वोल्टेज कैसा देते हैं, नेगेटिव वोल्टेज होता है, पोलैरिटी बेसिकली अपोजिट हो जाती है ना। और जब इसमें बात करते हैं, ठीक है, फॉरवर्ड बायस में करंट आपका नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है, और करंट पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता, और हमारा जो वोल्टेज होता है वो भी हमारा पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो अगर सिंपल इसकी कैरेक्टरिस्टिक बनाए तो देखो सिंपल कैसे बना सकते हैं, जैसे ये आपकी ऐसे हो जाएगी कैरेक्टरिस्टिक, जैसे ये हमारा हो गया देखो करंट, ठीक है, ये आपका हो गया वोल्टेज। क्लियर है चीज़। अब देखो जब हमारा वोल्टेज पॉजिटिव होगा, ठीक है, डायोड के अक्रॉस जब वोल्टेज पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव मतलब ये, ठीक है, तो पॉजिटिव होगा तब हमारा क्या होगा, करंट फ्लो होगा, ठीक है, करंट भी कैसा फ्लो होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में फ्लो होगा, यानी कि यहाँ पे, ठीक है, यहीं पे रहेगा। क्लियर है। अब देखो जब आप वोल्टेज को नेगेटिव में लेके जाते हो, यानी वोल्टेज जब नेगेटिव मतलब रिवर्स बायस, नेगेटिव बायस में जब जा रहे हैं, ठीक है, वोल्टेज को जब नेगेटिव बायस में जा रहे हैं तो करंट देखो आपका कुछ भी नहीं बढ़ेगा, ठीक है।
यानी इस वाली एक्सिस पे मैंने कुछ भी नहीं बनाया ना, बिकॉज करंट नहीं बढ़ेगा नेगेटिव में, नेगेटिव होगा ही नहीं करंट कभी। तो कुछ ऐसी आपकी क्या बनेगी, ये कैरेक्टरिस्टिक बनेगी। तो आप देख सकते हो सी वाला जो ऑप्शन है वो एकदम क्लोजली इससे रिजेंबल कर रहा है, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द एक्शन ऑफ ए जे एफ टी या फिर जे फैट इन इट्स इक्विवेलेंट सर्किट कैन बी बेस्ट रिप्रेजेंटेड एज ए। अब देखो आपका एक होता है बीजेटी, एक होता है जे एफ एट, ठीक है, जे फैट। अब देखो बीजेटी में हम ये रिलेशन पढ़ते हैं, ठीक है। जो आउटपुट करंट होता है यानी जो कलेक्टर करंट है क्या इक्वल होता है अल्फा टाइम्स ऑफ एमीटर करंट, ठीक है। एक तो आपने ये रिलेशन पढ़ते हैं हम कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के लिए, एक हम पढ़ते हैं कि आउटपुट करंट इक्वल्स टू आपका बीटा टाइम्स ऑफ बेस करंट यानी आई बी, यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो आपके ये जो है कि ये जो दोनों कलेक्टर करंट है ये आपका क्या है तरह से, ये आपका आउटपुट है, ठीक है ना, ये आपका है आउटपुट। और यहाँ पे जो एमीटर और ये बेस है, एमीटर और बेस करंट जो है ये हमारा क्या है इनपुट है, ठीक है, इनपुट। तो आउटपुट हमारा क्या है करंट है, इनपुट हमारा क्या है करंट है। तो यहाँ से क्या समझे कि जो बीजेटी है, ये बीजेटी एक तरह से किसकी तरह काम करता है, ये देखो ये एक क्या है करंट से, देखो ये करंट जो है ना आई, ये करंट आपके आउटपुट करंट को क्या कर रहा है कंट्रोल कर रहा है। तो हम क्या बोलेंगे कि करंट कंट्रोल, ठीक है, बिकॉज करंट आपका कंट्रोल कर रहा है ना, ठीक है, और आउटपुट हमें क्या मिल रहा है करंट मिल रहा है। तो करंट कंट्रोल करंट सोर्स, ये चीज़ क्लियर है। अब देखो जे फैट में क्या होता है, आपका जो इनपुट होता है जे फैट में वो क्या होता है गेट टू सोर्स वोल्टेज, ठीक है। और जो हमारा आउटपुट होता है, आउटपुट हमें क्या मिलता है ड्रेन करंट जिसको बोलते हैं आईडी, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा VGS होता है, ठीक है, ये जो वोल्टेज है, ठीक है, गेट टू सोर्स वोल्टेज, ये आपका इस ड्रेन करंट यानी कि इस आउटपुट करंट को क्या करता है कंट्रोल करता है। तो इसको सिंपल क्या बोलेंगे कि देखो वोल्टेज कंट्रोल, बिकॉज आपका आउटपुट करंट को कंट्रोल कौन कर रहा है इस टाइम आपका वोल्टेज कंट्रोल कर रहा है। तो हम बोलेंगे वोल्टेज कंट्रोल, और आउटपुट हमें क्या मिल रहा है करंट मिल रहा है, तो क्या बोलेंगे वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स, बिकॉज आउटपुट हमें करंट मिल रहा है और कंट्रोल कर रहा है वोल्टेज। तो जेफेट किसकी तरह काम कर रहा है एक वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स की तरह। तो हम क्या बोलेंगे वोल्टेज कंट्रोल, ठीक है, वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स, यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। और बीजेटी होता तो करंट कंट्रोल करंट सोर्स। क्लियर है चीज़, यानी ये जो पहला ऑप्शन है, ठीक है, ये आपका बीजेटी के लिए हो जाएगा। यहाँ तक ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट FET व्हेन कंपेयर टू बीजेटी हैव, ठीक है, FET और बीजेटी को कंपेयर करें हम। क्लियर चीज़। तो देखो कंपैरिजन में क्या क्या पूछते हैं आपको, ये सारी चीज़ें आपको पूछी जाती है, ठीक है, एग्जाम में। देखो बीजेटी नाम से पता चला होगा बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, FET होता है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। क्लियर है। जो बीजेटी होता है ये एक बाईपोलर डिवाइस है और FET आपका एक यूनिपोलर डिवाइस है। बाईपोलर मतलब आपके मेजॉरिटी और माइनॉरिटी चार्ज करे दोनों की वजह से करंट फ्लो होता है, यूनिपोलर मतलब सिर्फ आपके मेजॉरिटी की वजह से फ्लो होता है। क्लियर है चीज़। बीजेटी को हम करंट कंट्रोल सोर्स बोलते हैं, FET को वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में ये समझा दिया कि कैसे बोलते हैं। 3 टर्मिनल होते हैं दोनों में, ठीक है, इसमें होता है एमीटर बेस कलेक्टर, इसमें रहता है आपका ड्रेन सोर्स और गेट, ठीक है। बीजेटी आपका अनसिमेट्रिकल रहता है, FET आपका एक सिमेट्रिकल डिवाइस है, ठीक है। अनसिमेट्रिकल मतलब डोपिंग अलग अलग कंसंट्रेशन की होती है, FET में आपकी सिमेट्रिक जो डोपिंग होती है वो बराबर लेवल की होती है, ठीक है, हर जगह। हाई नॉइस, ठीक है, बीजेटी में आपकी नॉइस ज़्यादा होती है। देखो नॉइस आपकी किससे रिलेटेड होती है आपकी टेम्परेचर से, ठीक है, और टेम्परेचर से क्या होता है सिंपल लीकेज करंट बनता है, ठीक है, वही आपका नॉइस का रिलेशन रहता है। सिंस बीजेटी में आपके माइनॉरिटी की वजह से भी करंट फ्लो होता है, तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से ही तो आपका लीकेज करंट फ्लो होता है, ठीक है। और लीकेज करंट अगर फ्लो हो रहा है तो उसमें नॉइस होगी, ठीक है। सिंस आपके FET में सिर्फ मेजॉरिटी की वजह से करंट फ्लो होता है। क्लियर है। अगर मेजॉरिटी की वजह से करंट फ्लो हो रहा है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ठीक है। अगर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है तो लीकेज करंट की बात ही नहीं आएगी, तो हमारी नॉइस क्या होगी लो नॉइस होगी FET में। क्लियर है। गेन आपका ज़्यादा होता है बीजेटी में, बिकॉज दोनों चार्ज कैरियर की वजह से करंट फ्लो होता है, इसमें लो गेन होता है, ठीक है। अब गेन और बैंडविड्थ का रिलेशन हमें पता है इन्वर्स होता है, एक का गेन ज़्यादा तो बैंडविड्थ आपकी कम होगी, ठीक है। तो बीजेटी में बैंडविड्थ आपकी होती है कम बिकॉज इसका गेन ज़्यादा होता है, और FET में आपका बैंडविड्थ ज़्यादा होती है। क्लियर चीज़ है। बीजेटी जो होता है आपके वो लो थर्मली स्टेबल होते हैं, यानी थर्मली ज़्यादा स्टेबल नहीं होते। क्यों? तो जिसमें आपका लीकेज करंट फ्लो होता है। क्लियर है। तो टेम्परेचर बढ़ता है तो उसके साथ क्या होता है सिंपल, आप खुद ही देखो, मैंने समझाया था थर्मल रनअवे पूरा जो प्रोसेस आपको मैंने समझाया था उसमें क्या था कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपका लीकेज करंट बढ़ेगा, लीकेज करंट बढ़ता है तो उसकी वजह से आपका कलेक्टर करंट बढ़ता है, कलेक्टर करंट बढ़ता है तो आउटपुट पावर बढ़ती है, आउटपुट पावर बढ़ेगी तो सिंपल क्या होगा हीट प्रोड्यूस होगी, और हीट प्रोड्यूस होगी तो टेम्परेचर और बढ़ेगा, और टेम्परेचर और बढ़ेगा तो अगेन और लीकेज करंट बढ़ेगा, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं इस वजह से कि जो बीजेटी आपका है वो थर्मली स्टेबल इतना नहीं होता, ठीक है, कंपेयर टू FET आपका ज़्यादा थर्मली स्टेबल होता है, बिकॉज इसमें माइनॉरिटी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं रहता, ठीक है। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है ही नहीं, इसका कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, बिकॉज करंट पूरा मेजॉरिटी की वजह से फ्लो होता है।
क्लियर चीज़। अब देखो जो बीजेटी होते हैं ये हाई स्पीड होते हैं और ये आपके लो स्पीड होते हैं, ठीक है। बीजेटी आपके ज़्यादा पावर खाते हैं और एफईटी आपके कम पावर डेसिपेट करते हैं, ठीक है। बीजेटी का आपका इम्पेडेंस, जो इनपुट इम्पेडेंस है वो क्या होता है, लो होता है, और जो एफईटी है इनका इनपुट इम्पेडेंस हाई होता है। क्यों? बिकॉज जो इनपुट इम्पेडेंस है, ठीक है, जो एफईटी होते हैं ना, एफईटी को हम ऑपरेट करवाते हैं रिवर्स बायस में, और रिवर्स बायस में हमारा इम्पेडेंस क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। क्लियर है चीज़ें? तो ये जो पॉइंट्स जो है, ठीक है, ये आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इनको आपको याद रखना है। तो देखो कंपेयर करना है हाई इनपुट इम्पेडेंस, तो एकदम सही है। अगर इसकी मैं रेंज लिखवाऊँ तो ये आपका होता है 100 मेगा ओम, ठीक है। करंट फ्लो ड्यू टू मेजोरिटी चार्ज करिए, तो ये भी सही है, मेजोरिटी की वजह से फ्लो होता है। लो इनपुट इम्पेडेंस, तो ये तो गलत हो गया। करंट फ्लो ड्यू टू माइनॉरिटी, ये भी गलत हो गया। यानी फर्स्ट और सेकंड आपका करेक्ट है, ठीक है, यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंपेयर टू द बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर जेफेट, यानी बीजेटी से हम कंपेयर करें, ठीक है। तो देखो पहले क्या है, हैज़ लार्जर गेन बैंडविड्थ प्रोडक्शन, तो ये तो गलत है, ठीक है। गेन क्या होता है जेफेट का, कम होता है। क्लियर है? अभी लास्ट क्वेश्चन में समझाया था। लेस नॉइसी, तो एकदम सही है कि नॉइस आपकी कम होती है जेफेट की। हैज़ लेस इनपुट इम्पेडेंस, ये गलत है, इनपुट इम्पेडेंस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, 100 मेगा ओम। हैज़ करंट फ्लो ड्यू टू ओनली मेजोरिटी चार्ज कैरियर, तो एकदम सही है। इसलिए तो हम जेफेट को हम क्या बोलते हैं, यूनिपोलर डिवाइस बोलते हैं, बिकॉज ये सिर्फ मेजोरिटी की वजह से ही करंट फ्लो होता है। तो आपका सेकंड और फोर्थ करेक्ट है, यानी कि आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। क्लियर है? आप सिंपल ये पॉइंट्स देख सकते हो, ठीक है। ये जो पॉइंट्स जो मैंने लिखवाए हैं ये आपके एग्जाम परस्पेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डायरेक्ट पॉइंट वाइज आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप इनको एक बार पढ़ लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, यानी जेफेट की कैरेक्टरिस्टिक पूछी है। इनपुट इम्पेडेंस बहुत ज़्यादा होता है, क्लियर है। गुड थर्मल स्टेबिलिटी, एकदम सही है, ठीक है। क्यों होती है ये भी समझा दी, बिकॉज आपके जे फैट में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं रहता, और जब टेम्परेचर आपका बढ़ता है तो आपका जो लीकेज करंट बढ़ता है, लीकेज करंट बढ़ता है आपके माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से। अब सिंस जे फैट में आपके माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो आपके टेम्परेचर से आपका जे फैट ज़्यादा अफेक्ट ही नहीं होगा, ठीक है, उस पर ज़्यादा कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा टेम्परेचर के बढ़ने से। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि जे फैट की गुड थर्मल स्टेबिलिटी होती है। क्लियर है? करंट गेन ज़्यादा होता है ये बोल रहा है, तो गेन तो आपका क्या होता है, कम होता है, ठीक है। हमने देखा भी था कि जे फैट की बैंडविड्थ ज़्यादा होती है, तो बैंडविड्थ ज़्यादा होती है तो उसका गेन क्या होगा, कम होगा, बिकॉज गेन और बैंडविड्थ इन्वर्स रिलेशन में रहते हैं। मोर नॉइसी देन बीजेटी, तो ये भी गलत है, बिकॉज नॉइस हमारी क्या होती है, कम होती है। बिकॉज जो नॉइस का जो रिलेशन है ना, ये सिंपल आपका नॉइस प्रोड्यूस किसकी वजह से होती है, आपकी लीकेज करंट की वजह से होती है। क्लियर है? और सिंस लीकेज करंट का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है जे फैट में, नॉइस उसकी कम रहती है, तो इसमें बोला मोर नॉइस, तो ये पॉइंट आपका गलत हो गया, यानी फर्स्ट और सेकंड आपका करेक्ट है, ठीक है, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हेन द पॉजिटिव वोल्टेज ऑन द गेट ऑफ अ पी चैनल जेफेट इज इंक्रीज इट्स ड्रेन करंट, तो देखो ये हमारा हो गया पी चैनल, ठीक है, पी चैनल। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो ये हो जाएगा पी टाइप, यानी पी प्लस, ठीक है, यहाँ पे भी हो जाएगा ये पी प्लस, ठीक है। देन यहाँ पे ये हो जाता है एन प्लस, ठीक है, एन प्लस, देन यहाँ पे ये हो जाएगा एन प्लस। क्लियर है? टर्मिनल कैसे रहते हैं देखो, ये आपका रहता है गेट और ये भी आपका गेट, ठीक है। इंटरनली ये दोनों गेट एक दूसरे से शॉर्ट सर्किटेड होते हैं। ये हमारा होगा ड्रेन, ठीक है, ये आपका है ड्रेन टर्मिनल, ठीक है, ये आपका है गेट टर्मिनल और ये भी आपका गेट टर्मिनल है, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा सोर्स टर्मिनल। यहाँ तक ठीक है आपका? अब देखो सिंपल क्या बोला कि जो आपका पी चैनल में, ठीक है, इसमें क्या करना है देखो, पॉजिटिव वोल्टेज ऑन द गेट, गेट पे क्या देना है, पॉजिटिव वोल्टेज देना है। तो गेट हमारा ये रहा, तो यहाँ पे पॉजिटिव वोल्टेज देते देखो, ये आपका पॉजिटिव वोल्टेज हो गया, ठीक है, ऐसे ही तो होगा। यहाँ पे भी पॉजिटिव वोल्टेज देंगे, तो ये हमारा हो गया पॉजिटिव वोल्टेज। यहाँ तक ठीक है? ऐसा हो गया सर्किट, ठीक है। अब जो ड्रेन है, ड्रेन को भी तो कनेक्ट करते हैं, ठीक है। अब ड्रेन हमारा क्या है, पी टाइप, पी चैनल है, इसलिए देखो ये पी प्लस है, ठीक है ना। तो यहाँ से सिंपल इसको कनेक्ट कर देते हैं, ये आपको हो जाएगा नेगेटिव, ये आपको हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। ये आपकी पॉलरिटी रहती है पी चैनल जे फैट में, ठीक है। और ये जो वोल्टेज है ये सारे आपके वेरिएबल होते हैं, ठीक है, ये आपके वेरिएबल, इस एरो का मतलब है वेरिएबल, ठीक है। तो ये क्या होगा, सिंपल गेट टू सोर्स वोल्टेज, और ये आपका रहेगा ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज। यहाँ तक ठीक है ना? अब देखो जब आप गेट टू सोर्स वोल्टेज, ठीक है, गेट टू सोर्स वोल्टेज को आप इंक्रीज करते हो, अब ध्यान से देखो, ये आपका क्या है, एन टाइप है, और आप एन टाइप को किससे कनेक्ट किया आपने, पॉजिटिव से कनेक्ट किया है, ठीक है, पॉजिटिव से कनेक्ट किया ना, तो पॉजिटिव से कनेक्ट किया और एन साइड है, तो ये कैसा हो गया, एक तरह से रिवर्स बायस हो गया। तो मैं इस VGS को सिंपल ऐसे भी लिख सकता हूँ कि ये मेरा क्या है, रिवर्स बायस वोल्टेज है, रिवर्स बायस वोल्टेज है। क्लियर है? और हमें पता है कि जब भी रिवर्स बायस वोल्टेज होता है, यानी रिवर्स बायस वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं, तो जो आपकी डिप्लेशन वेट होती है वो हमारी इंक्रीज होती है, ठीक है, हमारी डिप्लेशन वेट हो जाएगी इंक्रीज, ठीक है।
अब इंक्रीज कैसे होती है, देखो कुछ इस टाइप में आपने पढ़ी भी होगी, कुछ इस टाइप में आपकी ये डिप्लेशन विड्थ बनती है, ठीक है। और यहाँ से भी ये कुछ ऐसी बन जाएगी, ठीक है। ऐसी कुछ डिप्लेशन विड्थ बनती है यहाँ तक, ठीक है। ये हमारी डिप्लेशन विड्थ है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे ये मेरी डिप्लेशन विड्थ हो जाएगी यहाँ तक, ठीक है। अब देखो, अब जो एरिया है, ठीक है, ये जो एरिया मेरा इतना सा क्लियर है। बिकॉज देखो डिप्लेशन विड्थ में क्या होता है, सिंपल आपके इमोबाइल साइन होते हैं, यानी जो घूमते नहीं है, ठीक है, वही एक जगह ही रहते हैं, क्लियर है। तो अब देखो जो ड्रेन करंट है, ठीक है, तो कुछ ड्रेन करंट आपका ऐसे फ्लो हो रहा होगा, ठीक है। ड्रेन टर्मिनल से बाहर ड्रेन करंट, तो ड्रेन करंट ऊपर की तरफ है, तो इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, ऐसे फ्लो होंगे आपके इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के अपोजिट में करंट फ्लो होता है ना। तो देखो ये जो एरिया है, अभी ये जो एरिया, ठीक है, बिकॉज देखो पहले आपके पास ये जो एरिया है, ठीक है, जो पी चैनल है ना, जब यहाँ पे डिप्लेशन रीजन नहीं था, यानी ये डिप्लेशन विड्थ इतनी नहीं थी, बड़ी नहीं थी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन बहुत ईजिली ऐसे ऐसे ट्रेवल हो जा रहे थे, ठीक है। अब देखो ये जो एरिया क्या हो गया, बहुत कम हो गया, ठीक है। तो मैं सिंपल यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये जो चैनल का एरिया वो बहुत कम हो गया, ठीक है ना। चैनल का एरिया क्या हो गया, बहुत कम हो गया, बिकॉज डिप्लेशन विड्थ आपकी बढ़ गई, ठीक है। अगर चैनल का एरिया कम हो गया तो हम इसको और डिफरेंट लैंग्वेज में क्या लिखते हैं, कि चैनल आपका कैसा हो गया, नैरो हो गया, ठीक है, नैरो चैनल हो गया। अब अगर नैरो चैनल हो गया तो इससे आप क्या समझते हो, कि देखो रेजिस्टेंस की टर्म में भी लिख सकते हैं, अगर एरिया कम है आपका तो रेजिस्टेंस क्या हो गया, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। रेजिस्टेंस हमारा इंक्रीज हो जाएगा। अगर रेजिस्टेंस हमारा इंक्रीज हो गया तो हम सिंपल क्या बोलेंगे, कि करंट हमारा डिक्रीज हो गया। और या ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर एरिया बहुत कम है तो इन इलेक्ट्रॉन को जाने में बहुत प्रॉब्लम होगी, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन इस एरिया को क्रॉस नहीं कर पाएंगे ना, ठीक है, इतना सा एरिया है, ठीक है। इतने से एरिया में से इलेक्ट्रॉन को जाने में क्या होगी, प्रॉब्लम होगी, यानी बहुत कम चार्ज कैरियर, बहुत कम इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल पाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन बहुत कम जाएंगे, तो ड्रेन करंट की भी वैल्यू आपकी क्या होगी, बहुत कम होगी। तो हम क्या बोलेंगे, ड्रेन करंट डिक्रीजेज, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। क्लियर है चीज़ ये। तो आज के लिए बस इतना ही करेंगे, बाकी क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।